नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम प्रश्नोत्तरी भाग 8 के अंतर्गत कुल 50 प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और उसे ट्रिक की सहायता से याद करने का प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, प्रश्न संख्या एक है कि कालक्रम की दृष्टि से सबसे पुराने कवि कौन है। तो कहने का आशा है कि इनमें से कोई एक ऐसे कवि हैं जो कि कालक्रम के अनुसार सबसे प्राचीन कवि हैं, सबसे पुराने कवि हैं। अब विकल्प का की बात करें तो चंद्रबरदाई, विकल्प खा सरहपा, विकल्प गा सूरदास और विकल्प घा है विद्यापति। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि विकल्प खा सरहपा इज राइट आंसर। सरहपा को राहुल सांकृत्यायन जी ने हिंदी का प्रथम कवि भी माना है और इनकी एक रचना है दोहा कोश। तो इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा, यहाँ से परीक्षा में प्रश्न बन जाता है। ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, संध्या भाषा का प्रयोग किस संप्रदाय के कवियों ने किया है। तो कहने का आशय है कि इनमें से कौन से कवि हैं जिन्होंने संध्या भाषा का प्रयोग किया है। विकल्प का की बात करें तो नाथ संप्रदाय, खा जैन संप्रदाय, गा सिद्ध संप्रदाय और घा है अवधूत संप्रदाय। तो देखिए, हमने जब भी हम लोग इसको पढ़ रहे थे तो हमने ट्रिक आपको बताया था कि सा से संध्या भाषा और सा से सिद्ध संप्रदाय। तो बिल्कुल सिद्ध कवियों की जो भाषा है वो संध्या भाषा है, इसे आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो सा से संध्या, सा से सिद्ध भाषा या सिद्ध संप्रदाय। ठीक है ना। यानी कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही आंसर होगा विकल्प गा सिद्ध संप्रदाय इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में किसे जाना जाता है। कहने का आशय है कि पृथ्वीराज रासो के प्रथम कोई है ना विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में है जो कि इस विकल्प में है, वो कौन है। बात करें विकल्प का की तो गारसादा तासी, खा डॉक्टर बुलर, गा की बात करें तो जॉर्ज गियर्सन और घा की बात करें तो कर्नल जेम्स टाड। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं। प्रश्न संख्या 3 का पृथ्वीराज रासो है ना कि हिंदी यानी कि प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता की बात अगर की जाए तो बिल्कुल विकल्प घा इज राइट आंसर। कर्नल जेम्स टाड हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो के प्रथम विदेशी उद्धारकर्ता के रूप में जिन्हें हम लोग जानते हैं। ठीक है ना। तो का से कर्नल विदेशी उद्धारकर्ता। विदेशी उद्धारकर्ता कौन, बोले कर्नल टाड दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न अगर बना परीक्षा में तो आपका प्रश्न यहाँ से बिल्कुल चूक ना हो। ठीक है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 4 है कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि किसे कहा जाता है। कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से कौन है जिन्हें कि अपभ्रंश भाषा का पहला कवि माना जाता है। विकल्प का पुष्पदंत, विकल्प खा धनपाल, विकल्प गा सरहपा और विकल्प घा है शंभु। तो बिल्कुल का पुष्पदंत, खा धनपाल, गा सरहपा और घा की बात करें तो शंभु। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि है शंभु। ठीक है ना, शंभु है ना। शंभु की रचनाएं हैं शंभु छांदस, आप जानते हैं, पौम चरियु रिटड़ेम चरियु, इसे दिमाग में रखिएगा। धनपाल जी की एक रचना है भविष्यत कहा, पुष्पदंत का महापुराण जसहर पुराण है ना, अड़य कुमार चरित, ये दिमाग में रखिएगा, और सरहपा जी का दोहा कोश। तो इनसे भी परीक्षा में आपके प्रश्न बन सकते हैं। और इसके पूर्व जो हम लोग प्रश्नोत्तरी किए थे उन प्रश्नोत्तरी में सबका चर्चा हमने कर दिया है। तो इसलिए थोड़ा सा इन सब प्रश्नों को हम फास्ट तरीके से हल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके पूर्व वाली जो प्रश्नोत्तरियां हमने कराई हैं उसमें बिल्कुल व्याख्यात्मक तरीके से विस्तृत रूप से सारे प्रश्नों के एक एक विकल्प को लिया गया है। तो उसको आप लोग बिल्कुल देख लीजिएगा अगर नहीं देखे होंगे तो। ठीक है ना। अब प्रश्न संख्या 5 है कि पाहुड़ दोहा के रचनाकार कौन थे। कहने का आशा है कि निम्नलिखित में से कौन पाहुड़ दोहा के रचनाकार हैं। ठीक है ना। विकल्प का पुष्पदंत, विकल्प खा सरहपा, विकल्प गा धनपाल और विकल्प घा है राम सिंह। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। पाहुड़ दोहा की बात करें तो इसके जो रचनाकार हैं वो राम सिंह है। भैया पाहुड़ दोहा राम सिंह का पाहुड़ दोहा दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 6 है कि देसिल बैना सब जन मिठा किस कवि की उक्ति है। कहने का आशय है कि देसिल बैना सब जन मिठा ये एक पंक्ति है और ये पंक्ति किसकी है। विकल्प का की बात करें तो विद्यापति, विकल्प खा की बात करें तो भारतेंदु, विकल्प गा अमीर खुसरू और विकल्प घा है केशवदास। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। देसिल बैना सब जन मिठा ये जो उक्ति है, ये जो पंक्ति है,
विकल्प का विद्यापति की है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। देशल पहना किसका, बोले विद्यापति का, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे है प्रश्न नंबर 7 कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास की लेखिका है। कहने का आशय है कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। विकल्प का मन्नू भंडारी, विकल्प खा सुमन राजे, विकल्प गा मैत्री पुष्पा और विकल्प घा है नासिरा शर्मा। तो बिल्कुल हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे ने लिखा है। तो प्रश्न संख्या 7 का विकल्प खा सुमन राजे इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो देखिए आधा इतिहास सुमन, सुमन कभी कभी देखे होंगे फूल जो आधा खिला होता है, तो ऐसे आधा खुमन आधा सुमन आधा सुमन, यानी कि आधा इतिहास सुमन राजे जी ने लिखा है। प्रश्न संख्या 8 है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किस वर्ष प्रकाशित हुआ। विकल्प का 1965, विकल्प खा 1964, विकल्प गा 1970 और विकल्प घा है 1985। तो प्रश्न संख्या 8 की बात कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, तो सबसे पहले जानिए किसने लिखा है। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने लिखा है। कब लिखा है, तो विकल्प का 1965 ईस्वी इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने 1965 ईस्वी में लिखा है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 9 है कि हिंदी साहित्य का अतीत कितने भागों में विभाजित है ना। यानी कि हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है, ये कितने भाग में है ना। का की बात करें तो 4 भागों में, खा 2 भागों में, गा 8 भागों में और घा है 12 भागों में। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। हिंदी साहित्य का जो अतीत, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने लिखा है। संभवतः 1959 और 1960 के आसपास की रचना है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या 10 है कि हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास किस लेखक का है, इसे दिमाग में रखिएगा। किस इतिहास का ग्रंथ है। अब विकल्प का की बात करें तो पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, खा डॉक्टर नामवर सिंह, गा देशराज भाटी और घा है डॉक्टर गुलाब राय। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास, अब यह देखो जो सुबोध है ना वो गुलाब है ना। गुलाब का इतिहास बड़ा सुबोध है, सुबोध है, सुबोध मैंने सु मैंने अच्छी तरह से बोध हो जाए जिसका, वो गुलाब होता है भैया, गुलाब। ठीक है ना। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास कौन लिख सकता है, डॉक्टर गुलाब राय इसके लेखक हैं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 11 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी ने पुरानी हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। यानी कि गुलेरी जी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है। विकल्प का राजा भोज, खा राजा मुंज, गा सरहपा और घा की बात करें तो विद्यापति। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने क्या किया, राजा मुंज को है ना हिंदी का पहला कवि माना है। पहला कवि चंद्र शर्मा के अनुसार चंद्र ने कहा राजा मुंज, मुंज चंद्र मुंज, चंद्र मुंज दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 12 है कि मिश्र बंधुओं ने आदिकाल की अंतिम सीमा मानी है। ठीक है ना। तो आदिकाल की अंतिम सीमा मिश्र बंधु के अनुसार क्या है। का की बात करें तो 1387 ईस्वी, खा 1400 ईस्वी, गा 1318 ईस्वी और घा विकल्प है 1343 ईस्वी। तो आदिकाल की जो अंतिम सीमा की बात करें ईस्वी में तो 1387 ईस्वी, यानी कि प्रश्न संख्या 12 का विकल्प का इज राइट आंसर। ठीक है ना। तो आदिकाल का जो अंतिम समय सीमा है वो 1387 है। तो मित्रों देखिए इस प्रकार से जिन भी विद्वानों द्वारा कालक्रम विभाजन किया गया है तो उनका आदिकाल का प्रारंभ, आदिकाल का अंत, इसी प्रकार से भक्ति काल का प्रारंभ, भक्ति काल का अंत। तो इस काल को लेकर के तो प्रश्न आपकी परीक्षा में बनते हैं, इसलिए इसे बिल्कुल डीपली से और ट्रिक की सहायता से आप याद करें। और अगर आप नहीं याद कर पा रहे हैं तो जा करके चैनल की प्लेलिस्ट से टीजीटी पीजीटी हिंदी की क्लास आप देख लीजिए, वहाँ पर विस्तृत रूप से और ट्रिक के माध्यम से मेरे द्वारा कराया गया है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को किस विद्वान ने वीर काल नाम दिया। का की बात करें गियरसन ने, खा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, गा डॉक्टर रमाशंकर शुक्लसाल और घा है मोहन अवस्थी। तो देखिए बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि किस विद्वान ने वीर काल, वीर कौन होगा, विश्व का नाथ विश्वनाथ, यानी कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने आदिकाल को वीर काल की संज्ञा दिया है। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 है निम्नलिखित में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना कौन सी है। तो इसमें से एक रचना ऐसी है जो कि अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। का की बात करें खुमार रासो, खा बड़ रत्नाकर, गा राउल वेल और घा है श्रावक 4। तो मित्रों बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। यानी कि प्रश्न संख्या 14 का विकल्प खुमार रासो इज राइट आंसर। खुमार रासो की बात करें तो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त रचना है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा।
आगे है प्रश्न संख्या 15 कि अपभ्रंश साहित्य में अभिमान मेरु के उपनाम से प्रसिद्ध कौन कवि था। तो कहने का आशय है कि इनमें से कोई एक ऐसे कवि हैं जो कि अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध है। का की बात करें तो स्वयंभू, खा पुष्पदंत, गा धनपाल और घा है राम सिंह। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि पुष्पदंत है ना स्वयं को अभिमान मेरु उपनाम से प्रसिद्ध थे। इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना, इसे दिमाग में रखने का प्रयास करिएगा। आगे है प्रश्न संख्या 16 कि आधुनिक के हिंदी साहित्य की भूमिका किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है। कहने का आशय है कि हिंदी साहित्य की भूमिका है ना एक ग्रंथ है, ये किस लेखक का इतिहास ग्रंथ है, किसने इसको लिखा है। विकल्प का लक्ष्मी सागर वासड़े, विकल्प खा रामकुमार वर्मा, विकल्प गा भगवत स्वरूप मिश्र और विकल्प घा है वासुदेव सिंह। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि हिंदी साहित्य की भूमिका इसके लेखक है लक्ष्मी सागर वासड़े। कौन है? लक्ष्मी सागर वासड़े। देखिए अगर बात करें आधुनिक युग में तो भैया भूमिका किसकी है, बोले लक्ष्मी की भूमिका है। अगर आपके पास लक्ष्मी नहीं और ढेर सारी काम आपका अधूरा रह जाएगा, बिना लक्ष्मी के कुछ नहीं होना है, ये भी दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 17 है कि हिंदी साहित्य का उद्भव काल के लेखक कौन है। विकल्प का भागीरथ मिश्र, खा वासुदेव सिंह, गा परशुराम चतुर्वेदी और घा है गुलाब राय। तो हिंदी साहित्य का उद्भव काल है ना इसके लेखक हैं वासुदेव सिंह। तो प्रश्न संख्या 17 का विकल्प खा वासुदेव सिंह इज राइट आंसर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। अब आगे बात करेंगे प्रश्न संख्या 18 कि शंभु को हिंदी साहित्य का आदि कवि किस आलोचक ने कहा है या किस आलोचक ने घोषित किया, ठीक है ना। शंभु को आदिकाल का है ना आदि कवि। का की बात करते हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा है रामकुमार वर्मा, गा रामचंद्र शुक्ल और घा है ब्रजेश्वर वर्मा। तो बिल्कुल शंभु जी की बात करें तो शंभु जी को है ना पहला कवि मानने वाले डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी हैं, इसे ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 19 है कि छायावाद को नवीन काल किस आलोचक ने नाम दिया, यानी कि छायावाद का जो नाम नवीन काल किसने दिया। विकल्प का की बात करें डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल, खा रामस्वरूप चतुर्वेदी, गा डॉक्टर नागेंद्र और घा की बात करें तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो बिल्कुल छायावाद को नवीन काल कह दिया था, आप सही समझ रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल जी ने क्या कहा, छायावाद काल का नाम जो दे दिया था वह नवीन काल दे दिया था, है ना। देखिए कृष्ण शंकर शुक्ल अगर 3 नाम आ जाए तो बिल्कुल नवीन है और आगे डॉक्टर भी लग जाए तो डॉक्टर नाम नवीन में लगता है, नवीन है ना। तो कृष्ण शंकर शुक्ल एकदम बिल्कुल नवीन नाम है, छायावाद का नवीन, ठीक है, नवीन काल। प्रश्न संख्या 20 है कि रामकुमार वर्मा ने चारण काल की जो सीमा मानी है। का की बात करें तो 750 से 1000 विक्रम संवत, खा 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत, गा 1000 से 1375 विक्रम संवत और घा 650 से 750 विक्रम संवत, है ना। तो देखिए पहले प्रश्न आप ध्यान से पढ़िए, कह रहे हैं चारण काल की समय सीमा कहाँ से कहाँ तक मानी है, किसने, रामकुमार वर्मा ने। तो प्रश्न संख्या 20 को आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। 1000 से लेकर के 1375 विक्रम संवत है ना समय को बिल्कुल चारण काल के अंतर्गत डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने माना है। 1 से 1375 ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 21 है कि महामुद्रा ब्रजगीत किस कवि की कृत है। महामुद्रा ब्रजगीत किस कवि की कृत है। का की बात करें तो सरैपा, खा सबरपा, गा लुईपा और घा है कनका अमर मुनि, ठीक है ना, करका अमर मुनि। तो बिल्कुल आप अगर बात करें सही तो इसका जो सही उत्तर है कौन है, बिल्कुल सबरपा है ना। महामुद्रा के लिए भी थोड़ा सब्र करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सब्र। थोड़ा सब्र करेंगे तो महामुद्रा आपको मिल जाएगी। महामुद्रा में ढेर सारी मुद्राएं मिलेंगी। हर चीज़ के लिए सब्र करना जरूरी है, दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर थोड़ा सा सब्र कर लोगे भैया तो क्या हो जाएगा, महामुद्रा मिल जाएगी, ठीक है ना। प्रश्न संख्या 22 है कि विवेक मार्तंड किस संप्रदाय का ग्रंथ है। का नाथ संप्रदाय, खा सिद्ध संप्रदाय, गा जैन संप्रदाय और घा है कबीर संप्रदाय। तो बिल्कुल आप अगर इसको देखेंगे तो निश्चित रूप से विकल्प है ना का, यानी कि नाथ संप्रदाय, है ना। अब विवेक मार्तंड, विवेक कौन है, बोले भैया नाथ संप्रदाय। विवेक किसके पास है, बोले नाथ संप्रदाय के पास तो विवेक रहता है, ठीक है, ऐसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 23 है साल भर शूद्र की कृति है। कहने का आशय है कि इनमें से साल भर सूर्य जी की कौन सी कृति है। का श्रावकाचार, खा बुद्धिरास, गा नेमिनाथ रास
और घा है रेवंत गिरिरास। तो बिल्कुल अगर बात करें सालभद्र सूर्य जी की तो इनका जो विकल्प खा है बुद्धरास इज राइट आंसर। और इसके अलावा एक और इन्होंने लिखा है भारतेश्वर बाहुबली रास। ठीक है ना। चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ है ना मिस्र बंधु विनोद का चौथा भाग किस सन में प्रकाशित हुआ। ठीक है ना। तो बिल्कुल विकल्प का की बात करें तो का 1913 में, खा 1920 में, गा 1926 में और घा है 1934 में। तो देखिए जो 3 भाग है वो मिस्र बंधु विनोद का लेखक कौन है, मिस्र बंधु है, तो तेरे बंधु तेरा फार तेरा में लिखा गया। और इसका चौथा भाग जो आता है वो 1 2 3 4 यानी कि 1934 में आता है, 34 में आता है। तो प्रश्न संख्या 24 का विकल्प घा 1934 इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है ना। कहने का आशय है कि शुक्ल जी ने किसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। का प्रिय प्रवास को, खा सूरसागर को, गा पृथ्वीराज रासो को और घा है का मायने को। तो बिल्कुल आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो इन्होंने कहा कि पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है और कौन चंद्रप्रदायी हिंदी के प्रथम महाकवि हैं। ठीक है ना। अब प्रिय प्रवास तो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है ना। बिल्कुल भटकने की जरूरत आपको नहीं है। कामायनी की बात करें, कमाना हर व्यक्ति कामना करता है, 3 पाँचना 1935 में लिखा गया, प्रसाद जी का है ना, सूरसागर सूरदास जी का, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना। और इसके पूर्व जो प्रश्नोत्तरी हमने कराई है बिल्कुल विस्तृत रूप से कराई है, चारों विकल्पों को एकदम विस्तृत रूप से लिया है। ठीक है ना। इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी कर रहे हैं। ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 26 है बसंत विलास नामक काव्य ग्रंथ के प्रणेता कौन है। विकल्प का मधुकर, विकल्प खा रोड़ा, विकल्प गा भट्ट केदार और घा है इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल बसंत विलास की रचनाकार की बात करते हैं तो बिल्कुल अज्ञात कवि इसके जो है रचनाकार है। ठीक है ना। तो विकल्प घा इनमें से कोई नहीं, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 27 है नजरान ए हिंदी किस कवि की काव्य कृति है। विकल्प का की बात करें तो अबुल हसन, विकल्प खा अबुल रहमान, गा रहीम दास और घा है रस खान। तो देखिए बात करते हैं नजरान ए हिंदी तो अबुल हसन की रचना है और अबुल हसन है ना जिन्हें हम लोग अमीर खुसरू के नाम से जानते हैं। तो ये दिमाग में रख लीजिएगा अमीर खुसली। जन्म कहाँ हुआ था, एटा के पटियाली गांव में हुआ था, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। हिंदुस्तान की तूतीय हिंद के नाम से इन्हें जाना जाता है। खड़ी बोली के प्रथम प्रयोक्ता है, इसे भी ध्यान में आप रख लीजिएगा। सितारा और तबला का आविष्कार है ना अमीर खुसरू ने किया है, तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। अब प्रश्न संख्या 28 है कि हिंदी साहित्य में नक्सिक वर्णन परंपरा का आरंभ किस ग्रंथ से माना जाता है। तो कहने का आशय है कि इनमें से एक ग्रंथ ऐसा है कि जिसमें नक्सिक माने नख माने नखून से लेकर के सिक माने शिखा तक का जो वर्णन है उसकी परंपरा कहाँ से शुरुआत की गई है। तो विकल्प का की बात करें तो बड़ रत्नाकर, खा पृथ्वीराज रासो। बड़ रत्नाकर किसकी रचना है, ज्योतिषवर की है, तो बड़ को ज्योत में पढ़िए। पृथ्वीराज रासो है ना, पृथ्वी पे राज करो, चंद्रमा के वरदान से, यानी कि चंद्रप्रदायी इसके लेखक है। राउल बेल की बात करें तो राउल बेल कहाँ पे, बोले बेल कहाँ पे है भैया, रोड पे। तो रोड फार रोडा की रचना है। और घा खालिक वारी, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि राउल बेल इज राइट आंसर। ठीक है ना। बेल कहाँ पे होता है, रोड पे होता है। रोड फार रोडा की रचना है और इस रचना में बिल्कुल नख से लेकर के सिख तक का वर्णन किया गया है, जो कि एक शिलांकृत कृत है, शिला पर लिखा गया है, गौर और पद्य में लिखा गया है, इसलिए चंपू काव्य है। तो इतनी बातें आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 29 है कि पौम चरियु किस छंद में लिखा गया है। का की बात करें तो कड़वकबद्ध, विकल्प खा पदड़िया, विकल्प गा आरिल्य और विकल्प घा है सोरठा। तो बिल्कुल पौमचरिव की बात अगर हम लोग करें तो पौमचरिव जो रचना है वो कड़वकबद्ध है ना, कड़वकबद्ध छंद में लिखा गया है। तो पौमचरिव देखो भाई, पौमचरिव लेने में नाम ही कड़वक है और जब लेने में नाम कड़वक है तो कड़वकबद्ध शैली में लिखा गया है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। इस तरह से आपको आसानी से याद हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है कि राउल बेल एवं संदेश रासक किस प्रकार के काव्य हैं। तो कहने का है कि जो राउल बेल रचना आप रोड़ा की देख रहे हैं और संदेश रासक जो कि अब्दुल रहमान की रचना है, ये दोनों रचनाएं किस प्रकार के हैं। ठीक है ना। विकल्प काव्य की बात करें तो श्रृंगारिक लौकिक काव्य है,
विकल्प खा की बात करें तो वीर काव्य है। विकल्प गा को देखेंगे तो शुद्ध धार्मिक काव्य कह रहा है, और विकल्प घा है आध्यात्मिक काव्य। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना, कि चाहे राहुल वेल हो या संदेश राशक हो, दोनों काव्य जो है श्रृंगारिक और लौकिक काव्य है। तो प्रश्न संख्या 30 का विकल्प का इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 है कि विजयपाल रासो किसकी रचना है? विजयपाल रासो किसकी रचना है? विकल्प का की बात करें तो कनका मरमुनि, विकल्प खा नल सिंह, विकल्प गा मधुकर, और विकल्प घा है सोमप्रभ सूर्य। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि विजयपाल रासो, विजय नल सिंह, नल सिंह, है ना। आपने देखा होगा विजय कैसे पाया था, बोले नल से, नल और उखाड़ लेता है ना। एक पिक्चर देखे होंगे गदर, गदर पिक्चर आपने देखी होगी, तो उसमें नल और उखाड़ लेता है। तो इसे दिमाग में रख लीजिएगा, विजय विजय पा करता है तो कब, तो नल और उखाड़ लेता है। नल फार नल सिंह की रचना है, इसे दिमाग में बैठाइएगा। ठीक है। चलिए, संख्या 32 है कि चंद्र शर्मा गुलेरी का 1921 में पुरानी हिंदी शीर्षक में लेखमाला किस पत्रिका में छपा? तो कहने का आशा है कि 1921 में, है ना, पुरानी हिंदी शीर्षक से एक लेखमाला किस पत्रिका में छपा था? विकल्प का की बात करें तो नागरिक प्रचारी पत्रिका में, खा संवाद कौमुदी में छपा, गा पंडित पत्रिका में, और घा है छत्री पत्रिका में। तो देखिए, पंडित पत्रिका, छत्री पत्रिका, इस प्रकार का कोई पत्रिका की बात है हो ही नहीं सकती है। तो ये सब तो थोड़ा सा भटकाने के लिए आपको किया जा रहा है ना। तो प्रश्न संख्या 32 का विकल्प का नागरिक प्रचारी पत्रिका इज राइट आंसर, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 33 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रकृत भाषा हिंदी का तात्पर्य क्या है? ठीक है ना। विकल्प का की बात करें तो प्रकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी, खा प्रकृत रूढ़ियों से मुक्त हिंदी, गा दोनों सही है, और घा दोनों गलत है। तो देखिए, बात करें अगर प्रकृत भाषा हिंदी की, तो प्रकृत भाषा हिंदी का मतलब होता है कि प्रकृत रूढ़ियों से बद्ध हिंदी को प्रकृत भाषा हिंदी कहते हैं। ठीक है ना। किसके अनुसार? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार। तो प्रश्न संख्या 33 का विकल्प का इज राइट आंसर। ठीक है। प्रश्न संख्या 34 है कि गियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? विकल्प का घनानंद को माना, विकल्प खा पूर्ण या पुष्प को माना, विकल्प गा चंद्रबरदाई, और विकल्प घा है कबीर दास। तो बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से पकड़िए, गियर्सन ने, है ना, हिंदी का प्रथम कब किसे माना है? तो ध्यान में रखिएगा, गियर्सन के अनुसार अगर देखेंगे तो पुण्य या पुष्प। ठीक है ना, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। इन्हीं को शिव सिंह सेंगर ने भी हिंदी का पहला कवि माना है, इसे ध्यान में रख लीजिएगा। ठीक है। चलिए, तो प्रश्न संख्या 34 का विकल्प खा इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 35 है, कीर्तिलता का प्रधान रस है? का बीरस, खा श्रृंगार रस, गा बात्सल रस, और घा है हास्य रस। तो बिल्कुल देखिए, जिसमें कीर्ति पराक्रम आदि की बात की जाएगी भैया, तो कीर्ति तो पराक्रम होगा, और पराक्रम होगा तो बीरस होगा। ठीक है ना। और बीरस का स्थायी भाव होता उत्साह। ठीक है ना। तो कीर्तिलता, कीर्ति की लता के लिए क्या चाहिए भैया? कीर्ति की लता लेनी है, कीर्ति लेना है तो वीर रस होना चाहिए, वीर रस फार वीर रस। ठीक है। प्रश्न संख्या 36 है कि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि माने जाते हैं? इन्हीं की किस कवि को अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित किया गया है? विकल्प का चंद्रबरदाई, खा जयदेव, विकल्प गा विद्यापति, और विकल्प घा है सरहपा। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, विद्या पाकर क्या हो गया व्यक्ति? अभिनव हो गया, और उसकी जयदेव हो गई। तो विद्या फार विद्यापति का। इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है, अभिनव कवि कहा जाता है, कवि कंठहार कहा जाता है, कवि शेखर कहा जाता है, नव कवि कहा जाता है, खेलन कवि कहा जाता है। इस प्रकार से मोटा माटी एक जगह तो देखने को मिलता है कि इनको कुल 14 उपाधियां मिली थी। ठीक है ना। इसको भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। अभी इनकी पंक्ति आप पढ़े थे, देश पहना सब जन मिठा जैसन, है ना, तो इसे भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 37 है कि बज्जी घोरे, है ना, निशान रान चौहान चहुदी से, है ना, किस कवि की पंक्ति है? तो देखिए, चौहान की बात आ गई तो आप पहले जान गए, है ना, कि पृथ्वीराज रासो से है, और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो चंद्रबरदाई हैं, इसे भी आप दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना। तो बज्जी घोर निसंग रान चौहान दिसी, इस पंक्ति के कवि कौन है? विकल्प का की बात करें चंद्रबरदाई, खा जगनिक, गा नरपतनाल, और घा है गोरखनाथ। तो प्रश्न संख्या 37 का बिल्कुल विकल्प का चंद्रबरदाई इज राइट आंसर। ठीक है ना। और इनकी जो रचना है वो पृथ्वीराज रासो है। प्रश्न संख्या 38 है, संदेशो उड़ी साहिबो
कही वो पाछो फिरी न देह किस कवि की उक्ति है। देखिए संदेशोड़ी सहीबो कहियो पाछो फिरी न देह ये किस कवि की पंक्ति है। तो देखिए देखने में थोड़ा सा कठिन आपको लग रहा है, तो इसका मतलब है कि है ना कौन हो सकते हैं। विकल्प का देवसेन, खा दलपत विजय, गा सालभद्र सूर और घा अमीर खुसरो। तो बिल्कुल संदेशोड़ी है ना सहीबो कहियो है ना दलपत विजय, और दलपत विजय ने क्या लिखा है खुमाण रासो। किसके दल के पद के विजय होती है, बोले जिसके दल के पति खूब मार करते हैं, मारपीट करेंगे उसके दल के पद की विजय होगी। ठीक है ना, तो इस दिमाग में रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि बालचंद विजयी भाषा दुई नहीं लग गई हासा किस कवि की पंक्ति है। विकल्प का की बात करें तो जगनिक, खा हमीर देव, गा विद्यापति और घा है राय दास। तो बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि कौन ये पंक्ति है विद्यापति की, है ना। बालचंद विजयी भाषा, अब भाषा की बात होगी दुई न लग गई हासा, है ना। भाषा की बात करेंगे भैया तो विद्यापति वाले लोग ही भाषा की बात कर सकते हैं। तो भाषा फार है ना बालचंद विजयी भाषा और विद्या फार विद्यापति जी की ये पंक्ति है, दिमाग में रख लीजिएगा। तो संख्या 40 है कि एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया किस कवि की पंक्ति है। ठीक है ना, का भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी का, खा रायदास जी का, गा अमीर खुसरो का और घा है विद्याधर का। तो देखिए एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, जो सांप ताल को खाए सूखे ताल सांप मर जाए। तो कहने का आशय ये है कि बिल्कुल है ना क्या है मुकरी है, तो किसकी है अमीर खुसरो की है। तो प्रश्न संख्या 40 का विकल्प गा अमीर खुसरो इज राइट आंसर। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 41 गोरखनाथ के गुरु माने जाते हैं, यानी कि गोरखनाथ जी के गुरु कौन है। का की बात करें तो मसेंद्र नाथ, खा है जलंधर नाथ, गा है मीरनाथ और घा है चौरंगी नाथ। तो देखिए बात करें गोरखनाथ जी की, तो गोरखनाथ जी के जो गुरु है वो मत्स्येंद्र नाथ है। आदि मच्छिंदर गोरखनाथ, आदि मच्छिंदर गोरखनाथ, सबसे पहले आदिनाथ है फिर मच्छिंद्र नाथ है फिर गोरखनाथ है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है ना, तो गोरखनाथ के गुरु कौन है मत्स्येंद्र नाथ है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। ठीक है, तो संख्या 42 है कि प्रबंध चिंतामणि नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। कहने का आशय है कि प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है। का हेमचंद्र, विकल्प खा सोमप्रभ सूर्य, विकल्प गा मृतुंगाचार्य और विकल्प घा है पुष्प दंत। तो देखिए प्रबंध चिंतामणि, किसी व्यक्ति को प्रबंध की चिंता होती है तो भैया वो तुंग हो जाता है, तुंग माने टेढ़ा हो जाता है, तुंग फार मृतुंगाचार्य। ठीक है ना, प्रबंध की चिंता में व्यक्ति तुंग हो गया, तुंग तुंग तुंग। ठीक है ना, तुंग माने तंग हो गया, टेढ़ा हो गया। ठीक है ना, तो मृतुंगाचार्य की रचना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 है कि नाथ संप्रदाय में बालनाथ किसे कहा जाता है। का गोरखनाथ को, खा ज्ञानेश्वर को, गा मच्छिंदर नाथ और घा है जलंधर नाथ। तो देखिए नाथ संप्रदाय में बालनाथ, बालनाथ है ना तो जलंधर नाथ को कहा जाता है। जलंधर जलंधर जल बल बाल जल है ना, तो जलंधर नाथ को बालनाथ भी कहा जाता है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, प्रश्न संख्या 44 है निम्न में से नाथ सिद्धों में गिने जाते हैं। अब कौन कौन से है ना कभी आप देख पा रहे हैं, रचनाकार देख पा रहे हैं जो कि नाथ सिद्ध के अंतर्गत आते हैं। का की बात करें तो नागार्जुन, चरपट और जलंधर। विकल्प खा में जलंधर, गोरखनाथ और जड़ भरत। गा में देखेंगे नागार्जुन, हरिश्चंद्र और गोरखनाथ। घा में गोरखनाथ, जड़ भरत और हरिश्चंद्र। तो देखिए बात यहाँ पे कह रहे हैं कि सिद्ध में, तो बिल्कुल सिद्ध की बात जहाँ पे आ जाएगी है ना, यानी कि सिद्ध कौन नाथ सिद्ध की बात कर रहे हैं। तो नाथ का मतलब उसमें प्योर नाथ होने चाहिए, दूसरा अन्य कभी नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं कि नागार्जुन, चरपट और जलंधर। तो प्रश्न संख्या 44 का विकल्प का इज ए राइट आंसर। प्रश्न संख्या 45 है कुमार पाल प्रतिबोध गद्य पद में काव्य लिखा है। विकल्प का हेमचंद्र का, विकल्प खा सोमप्रभ सूर्य का, विकल्प गा मृतुंगाचार्य और विकल्प घा है पुष्प दंत का। तो देखिए प्रबंध पाल है ना प्रतिबोध, तो कुमार पाल प्रतिबोध। अब कुमार कौन कुमार, बोले सोमप्रभ सूर्य, सोमप्रभ सूर्य, इसे दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है ना, एक कुमार पाल चरित्र है तो चरित्र चा से मिलाइएगा, हेमचंद्र सूर्य से मिलाइएगा।
और पाल को पा से मिलाइएगा, सोमप्रभ, सोमप्रभ सूर्य से मिलाइएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। कुमार पाल प्रतिबोध की बात करेंगे सोमप्रभ सूर्य, और कुमार पाल चरित्र की बात करेंगे तो कुमार पाल चरित्र चा से हेमचंद्र है, इसे दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है ना। तो प्रश्न संख्या 45 का कुमार पाल प्रतिबोध है ना, इसका जो विकल्प सही होगा विकल्प खा, सोमप्रभ सूर्य इज राइट आंसर, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 46, जो जो पिंडे जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे सिद्धांत है ना। का जैनों का, खा बौद्धों का, गा नाथों का, घा है सिद्धों का। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, जोई जोई पिंडे सोई ब्रह्मंडे, ये बिल्कुल गा यानी कि नाथों का है, और इससे कहने वाले कौन है, गोरखनाथ जी ने कहा है, इसे दिमाग में आप रख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 47 है, परमाल रासों के रचयिता कौन है, परमाल रासों के रचयिता कौन है। का जानक भट्ट, गा जगनिक, गा सारंगधर, और घा है भट्ट केदार। तो देखिए परमाल, परमाल माने हर माल, निक निक है, कैसे है भैया, निक निक, निक निक फॉर जगनिक, ठीक है ना। परमाल निक निक, माल निक निक। देखो सामान में देखे होंगे मार्केट में ना, कुछ लोग बैठे रहते हैं मेले ठेले में, तो अपने सामान को बेचते हैं कि हर माल निक निक, अच्छा अच्छा माल है, ले जाओ ले जाओ, है ना। तो जगनिक, निक निक, परमाल कैसा है, बोले निक 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 निक, ऐसे दिमाग में बैठा लीजिएगा, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 48 है कि हिंदी के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं। कहने का आशय है कि निम्नलिखित में से कौन से इतिहासकार ऐसे हैं जिन्होंने हिंदी का सबसे पहले काल विभाजन किया है। विकल्प का की बात करें तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, खा गियरसन, गा मिश्र बंधु, और घा है कर्नल टांड। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, है ना। संख्या 48 का विकल्प खा गियरसन इज राइट आंसर, ठीक है ना। हिंदी काल विभाजन सबसे पहले किसने किया था, तो गियरसन महोदय ने किया है, इन्हें भी दिमाग में आप रख लीजिएगा। अगला प्रश्न संख्या 49, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है। कहने का आशय है कि इन विकल्प में से किसमें जो है भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख मिला है। का की बात करें छंदोग उपनिषद, खा भगवत पुराण में, गा की बात करेंगे तो तैतरीय उपनिषद में, और घा है श्वेत श्वेतासर, है ना, यानी कि श्वेत श्वेतर उपनिषद। तो बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, श्वेत श्वेतर उपनिषद में जो है सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिला हुआ है, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 49 का विकल्प घा इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 50 की भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, किस आलोचक का कथन है। भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, किस आलोचक का कथन है। विकल्प का की बात करें तो डॉक्टर सत्येंद्र, खा डॉक्टर गियरसन, गा हजारी प्रसाद द्विवेदी, और विकल्प घा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो बिल्कुल सही आप समझ रहे हैं कि भक्ति आंदोलन तदयुगीन निराशा की देन है, ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। तो इस प्रकार से आप इन सभी 50 प्रश्नों को आसानी से याद कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना। अगली वीडियो में फिर हम इसी तरह से 50 प्रश्नों को लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।